भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। आज भारत में सभी को सामाजिक न्याय और समान अधिकार दिलाने के लिए हमारा संविधान, सरकार और लोग हर तरह से प्रयासरत हैं। एक तरफ सतवा और कृति भारती जैसे लोग देवदासी और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए डेथ पेनल्टी और ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठा रही है। अगर हम भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ें तो हम पाएंगे कि उस वक्त हम दिव्यांगों के साथ न सिर्फ करुणा रखते थे, बल्कि उनका स्थान भी बहुत ऊंचा था। लेकिन आज़ादी के बाद हमने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। हम उन्हें कमज़ोर समझने लगे, हम उनका मजाक उड़ाने लगे, उनका उपहास करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन 2016 में भारत सरकार ने राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट लागू कर दिया और डिसेबिलिटी की परिभाषा बदल दी और साथ ही एक नया नाम दिया, दिव्यांग। भारत में लगभग 3.25 करोड़ दिव्यांग हैं। 2016 में बनाई गई द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत दिव्यांगों को उनके अधिकार, उनकी पहचान और समान अवसर दिलवाने के प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट ने दिव्यांगों को एक नई परिभाषा दी है, खासकर उन्हें जिन्हें सहायता की सख्त आवश्यकता थी। इस एक्ट का लक्ष्य है कि समाज में दिव्यांगों को समान अवसर मिले, उनकी काबिलियत को पहचान मिले, उनकी इच्छाओं का आदर हो, हर वो अधिकार मिले जो सभी नागरिकों को मिलते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो दिव्यांगों की आवाज को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। मिलिए दिल्ली के निपुण मल्होत्रा से। निपुण के बारे में एक बड़े ही आश्चर्य और बड़े ही गर्व की बात यह है कि ये स्वयं एक ऐसी अवस्था से ग्रस्त हैं जिसकी वजह से ये व्हीलचेयर पर आश्रित हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते। मुझे याद है 6 मार्च 2015 को होली का दिन था। मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट रहने का मैंने प्लान बनाया था दिल्ली में। तो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि हम एज अ पॉलिसी पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ को अंदर नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा था कि माहौल ख़राब हो जाएगा अगर एक व्हीलचेयर वाला इंसान अंदर आ जाए। मुझे इस बात पे बहुत दुख पहुंचा और मुझे लगा आज़ादी के 70 साल भी के बाद भी ऐसे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है। और मुझे याद है मैंने ट्विटर पे वो बात तुरंत डाल दी। कई घंटों के अंदर ही वो बात ट्विटर पे ट्रेंड होने लग गई। मीडिया चैनल मेरे घर पे आ गई। दिल्ली सरकार को एक इंक्वायरी बुलानी पड़ी उस रेस्टोरेंट के खिलाफ और वो इंक्वायरी मेरे फेवर में आई। उसके बाद मुझे लगा कि पूरे देश में डिसेबिलिटी का मुझे मैसेज फैलाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि जब आप बच्चे को स्कूल में डालते हैं, एक पेरेंट के जैसे 2 बच्चे हैं, एक हेयरिंग है और एक डेफ है। जैसे आपको पता है कि स्कूल में क्वार्टरली या पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम रखा जाता है। तो हेयरिंग बच्चे के स्कूल में तो पेरेंट्स जाते हैं और पेरेंट्स टीचर से बात करते हैं, अच्छा बच्चे की ये प्रोग्रेस है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। और घर जाके बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, नहीं तुम्हारे टीचर ने मुझे कंप्लेंट की है और आपको यहाँ चीज़ों में इम्प्रूव करना है।
और ऐसे ही जैसे डेफ बच्चे के स्कूल में चाहते हैं, क्योंकि टीचर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, पेरेंट भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वहाँ जाके क्या होता है, बच्चा कैसे चल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही आंसर मिलता है, कोई उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिलती है कि बच्चे में क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ आके जैसे पेरेंट्स हियरिंग बच्चे के साथ कर रहे हैं, ऐसे ही डेफ के साथ घर आए और बात करें, बच्चे के साथ में शेयर करें कि नहीं बेटा देखो आपके टीचर ने ये बताया है और यहाँ आपको इम्प्रूव करना है ताकि आपको आगे चल के अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। एक काफ़ी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है और इसका मेन कारण यही है कि जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी को क्या चाहिए, एक व्हील चेयर चाहिए कि वो कहीं भी जा पाए। वैसे ही एक जो डेफ इंसान है उसको क्या चाहिए कि उसकी भाषा पहचानी जाए और उसकी भाषा अगर जितने ज़्यादा लोगों को पता होए उतनी आसानी से वो हर एक इंसान के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और पूरी तरीके से जी पाएगा। डेफ लोग आज पूरी इंडियन सोसाइटी में पूरे तरीके से सेग्रीगेटेड है और उनका पूरा इंक्लूजन नहीं है और मैं इसका कारण यही मानता हूँ कि इसमें उनका फेलियर नहीं है पर हम सबका फेलियर है कि हमने उनकी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए हम उनको पूरा तरीके से सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं कर पाए। कई स्कूलों में एक थर्ड लैंग्वेज सिखाया जाता है, जैसे मुझे याद है इंग्लिश और हिंदी के अलावा मुझे संस्कृत पढ़ाया गया, कोई फ्रेंच सीखता है, कोई जर्मन सीखता है, कोई और लोकल लैंग्वेज सीखता है। क्यों ना साइन लैंग्वेज भी ऑफर की जाए कि हर इंसान उस हिसाब से साइन लैंग्वेज सीख पाए, साइन लैंग्वेज जान पाए और डेफ लोगों को पूरी तरीके से सोसाइटी में मेन स्ट्रीम कर पाए। पिछले साल हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PL भी फाइल किया था फॉर द लीगल रिकग्निशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ एंड डॉक्टर आलिम चंदानी, जो हमारे 2 पार्टनर्स हैं इस मूवमेंट में। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडियन साइन लैंग्वेज रिकग्नाइज की जाए तो सरकार को उसके रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा तरीके से स्टैंडर्डाइज हो पाएगी और स्कूलों में कॉलेजों में प्रमोट हो पाए और लोग पूरी तरीके से साइन लैंग्वेज को समझ के पर्सन जो डेफ हैं उनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम कर पाए। इंडिया में टोटल 700 स्कूल हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो है 110, प्राइवेट कॉलेजेस हैं 5 और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आप बात करें तो अभी तक कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है डेफिनेटली। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ चारों जोनों पे और साउथ ईस्ट में तो 5 जोन में वो बेसिकली कॉलेज स्टार्ट कर पाए डेफ लोगों के लिए। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। आजादी के बाद आरक्षण के मुद्दे ने पहले से भी ज्यादा जोर पकड़ लिया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारी संविधान सभा ने आरक्षण की कई नीतियां बनाई, जैसे कि कई सूचित जातियों और आदिवासियों के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण किए गए। रहिवासी इलाके और वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण किए गए। सामाजिक सुरक्षा नीतियों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी माना गया। साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार की और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी राज्य के नाम की गई। छुआछूत जैसी मान्यताओं को हटाने के लिए अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध घोषित कर उसके उन्मूलन के नियम जारी किए गए। भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि विश्व में सामाजिक न्याय का इससे सफल उदाहरण शायद ही कोई दूसरा मिलता है। समय अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है और अगर समाज में कुप्रथाएं बढ़ रही हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए। और एक गर्व की बात यह है कि आज भारत सरकार भी तैयार है हमारे साथ ये नई लड़ाई लड़ने के लिए और ये सरकार ने सिद्ध कर दिया है आर्टिकल 377 को रद्द करके और हर व्यक्ति को अपने मन मुताबिक प्यार करने की स्वतंत्रता देकर। LGBT नाजुक विषय रहा है और इसलिए इसके बारे में बातें भी दबे छिपे अंदाज में होती थी, लेकिन जो बात हम खुलकर नहीं कह सकते उसे हम कैसे कहते आ रहे हैं? गुड्डे गुड़ियों और कठपुतलियों के खेल द्वारा। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ दिल्ली के पपेटियर वरुण नरेन से, जो LGBT कम्युनिटी की बात अपने एक अनोखे अंदाज में लोगों के सामने रखते हैं। जहां समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहीं वरुण LGBT राइट्स को समाज में स्वीकार कराने की कठिन लड़ाई अपने ही निराले तरीके से लड़ते चले आ रहे हैं। मैं हूँ
और आप हैं, हम दोनों हैं यहाँ पे सिर्फ। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ रहोगी? नहीं। तुम्हारे दिल में कौन है? वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे दिल में कोई और है। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ। इस किस्म के बातों को लोग बहुत इजीली गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इट वाज डेफिनेटली अ स्ट्रेन, इट वाज अ बिग स्ट्रेन, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर मेनी पीपल। इट्स जस्ट दैट अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज़ टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। और वो फ्रीडम सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैं गे हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लिया। द रियल इशू इज, अगर मुझे लग रहा है स्कूल में कि मैं अलग हूँ और मुझे दूसरे लड़के और लड़कियाँ बुली कर रहे हैं, तो वहीं से मेरी सेल्फ एस्टीम चली गई ज़ीरो। देन हाउ कैन आई बी फ्री इन लाइफ? मैं करेक्ट चॉइस कैसे लूँगा? तो अगर स्कूल के फाइनल ईयर्स में ये एड्रेस ही नहीं हो रहे हैं, तो इन एनी केस हाफ योर LGBT पॉपुलेशन इज हैप्पीली किलिंग देमसेल्व्स। एंड देन वी आर ऑल्सो हो एग्जाम टेंशन, एग्जाम को हटाओ, ये करो। ये सुपरफिशियल चीज है। सो द इश्यूज आर वेरी डीप, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड नाउ फाइनली वी विल बी एबल टू टॉक अबाउट देम। इससे पहले स्कूल में जाते थे वर्कशॉप्स करने सेक्सुअलिटी, जेंडर को लेकर, तो वहीं पे मना कर देते थे कि नहीं ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनके बारे में बात नहीं कर सकते। देन वी कैन टर्न अराउंड एंड से नहीं, सेंसिटिव इशू था, अब गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्सेप्टेड इट एंड स्टार्ट द चेंज। इक्वालिटी को एक नजरिए से देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि सब लोग एक हैं, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, यहाँ से हो, वहाँ से हो, काले हो, गोरे हो, पीले हो, जो, तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये एक्चुअली है कि आप अपने अक्कड़ को छोड़ दो और जो भी आपके सामने बंदा है, जिंदगी है, जो भी है, उसे दिल से अपनाओ, समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। रिस्पॉन्सिबल बॉडी इन द कंट्री जो कि कोर्ट है, उन्होंने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया इसे इन अ वेरी वेरी क्लियर वे। जो जजमेंट निकल के आई है बहुत खूबसूरत जजमेंट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसे सुनकर किसी भी इंसान को अंदर से वो तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ अब नाउ एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं डॉक्टर हारा हूँ और मैं आधा पौधा हूँ और आधा इंसान हूँ। मैं गालिक हूँ, मैं मर्द भी हूँ, मैं औरत भी हूँ। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप या तो मर्द हो सकते हैं या औरत हो सकते हैं। नहीं, मैं पौधा हूँ, पौधों में दोनों हैं, मेल पोर्शन भी है और फीमेल पोर्शन भी है, लेकिन मैं अपने आप को फीमेल मानता हूँ। ये कैसे हो सकता है? या तो आप मर्द हो सकते हो या औरत। हाँ, मैं हूँ अजीब। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अजीब हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आपकी परिभाषाओं से दूर हूँ, क्योंकि मैं पौधा हूँ। गालिक एक ऐसे संवेदन युक्त विषय को इतने सहज तरीके से कहा जा सके, यही हमारी भारतीय सभ्यता की उदारता है और यही हमारे स्वभाव को और हमारे समाज को सम्मिलित बनाता है। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। दूसरों के दर्द को समझना, उनके हक के लिए लड़ना, उनकी आवाज़ बनना, यह आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर एक जुनून हो या सामाजिक न्याय आपका धर्म हो। बाबा आमटे जी ऐसे ही एक महान सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लेप्रेसी से ग्रस्त लोगों के लिए समर्पित कर दी। उनके दोनों बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ उनसे जिन्होंने आदिवासियों के लिए और बेजुबान जानवरों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। आइए मिलते हैं मैगसेसे अवार्ड विनर पद्मश्री डॉक्टर श्री प्रकाश आमटे से और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती मंदाकिनी आमटे से। एक बार हम गांव में गए तो एक लड़का था, उसको एपिलेप्सी थी, फीट की बीमारी थी, मिर्गी की।
तो वो सब ठंडी में अंगार के पास सोते हैं, तो एक बार अंगार में गिर गया रात को, उसको ये आ गया, तो बहुत सारा जला हुआ था। और घर के लोग उसको ये किया था मंत्र तंत्र, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, उसमें मैगेट्स गिरे थे और वो रोता रहता था और बाहर बैठा रहता था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको ले जाए तो अच्छा, अपन इसको ट्राई करेंगे। हम उन लोगों को कन्विंस किए कि हम इसको लेके जाते हैं, क्यों आप उधर लेके आइए उसको, हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो लोग बोले ठीक है जाओ लेके जाओ इनको, हमको ये नहीं है। तो हम वो बच्चे को इधर लाए और उसका ट्रीटमेंट किए, वो मैगट्स निकाले, उसको ड्रेसिंग किया। एपिलेप्सी के लिए वो गार्डिनल की गोलियां भी उसको दे दी, एंटीबायोटिक्स भी दे दिए। तो धीरे धीरे उसके जो घाव थे वो अच्छे होने लगे और एपिलेप्सी भी बंद हो गई। वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया कि हमारे दवाखाने का वो प्रचार करने लगा कि अच्छा मिलता है, सब अच्छा है, अब ठीक होते हैं। मैं देखो कैसा ठीक हो गया करके। जैसे लोगों का विश्वास आ गया रिजल्ट देखने के बाद। हॉरिजॉन्टल पेशेंट आता है खटिया पे, जाती हुए अपनी खटिया कंधे पे लेके गया, उसका एडवर्टाइजमेंट। तो 150 या 200 किलोमीटर से लोग आने लगे, 1000 गाँव के लोग, सालाना 40 से 50 हज़ार लोग। मेनली टारगेट पेशेंट या इस एरिया में रहने वाले आदिवासी लोग हैं जिनको बड़े अस्पतालों में जाने के लिए सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है और उनकी भाषा भी नहीं है, वहाँ जाके बात नहीं कर सकते वो। तो ऐसे लोग हमारे टारगेट पेशेंट्स रहते हैं। यहाँ लोक बिरादरी प्रकल्प का जो कैंपस है वो करीबन 35 एकर्स का है और जिसमें करीबन 1000 लोग यहाँ 1000 लोग यहाँ रहते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले का एक बहुत ही अंदरूनी इलाका है, जहां घने जंगल, जंगली जानवरों का आतंक और मलेरिया, कॉलरा जैसी महामारियां राज करती हैं। यहाँ बसे बेहद पिछड़ी जाति की आदिवासियों का जीवन सुधारने का बहुत ही कठिन जिम्मा प्रकाश आमटे जी ने उठाया है। ये हमारे स्कूल की वजह से आदिवासी लोगों की जिंदगी में बहुत सारा सुधार आ गया है। उनको भी लगता है कि उनके बच्चे भी अच्छे पढ़े, आगे बढ़े, आगे जाके कॉलेज की उच्च शिक्षा ले और अच्छे अच्छे फील्ड में जाके आगे अपना कैरियर बनाए। ये सभी हमारे जो अभी के जो लड़के, उनके मन में ये भावना जागृत हो गई है। तो प्रकाश जी, इतने सारे प्राणियों से मिले हम लोग अभी, और बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है इंसान ही है ये, फैमिली मेंबर। हाँ, बच्चों की तरह रहते हैं। तो ये कैसे, कितने हैं आपके पास इस संग्रहालय में, कितने प्राणी? फिलहाल तो 125 जानवर है यहाँ पे। 125 लेकिन इनकी कहानी बड़ी ट्रैजिक है। आदिवासियों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, वो जंगल में जाके फिर कंदमूल और शिकार में जो भी मिले वो। एक बार हम ऐसे घूमने गए थे तो हमें बंदर के शिकार करके लोग आ रहे थे। तो देख के हमको बड़ा अच्छा अजीब लगा। मतलब नज़दीक आया, देखा तो जिंदा बच्चा हमारे माँ का दूध पी रहा था। तो फिर हमने रोका, बोले बच्चे को कम से कम दे दीजिए, उसको हम बचाएंगे। बोले हमारे बच्चे गांव में भूखे, वो खाएंगे। तब हंगर क्या होता है, भूख क्या पता चला। तो हमने उनको बार्गेन किया, हम लोग बच्चों को खाने के लिए आपको चावल देंगे, आप उसको चावल बना के खिलाएंगे। तो ऐसा पहला बच्चा वो घर में लाया हमने, इस तरह से उसको गोद में लेके पाला अपने बच्चे की तरफ। और वो बड़ा होने लगा, लोगों को पता चला यहाँ जानवरों की अच्छी देखभाल होती है, उसके बदले में अपने को अनाज मिलता है। तो दूसरा कोई अनाथ बच्चा कोई मिला जंगल में, तो वो धीरे धीरे लेके आया। गीता में लिखा होता है निरपेक्ष सेवा, सेल्फलेस सर्विस। लेकिन यहाँ आने के बाद जो निरपेक्ष सेवा का आनंद मिला, कभी किसी से अपेक्षा नहीं की, उसने रिटर्न में कुछ करना चाहिए, ना आदिवासी ना सिविलाइज लोगों से। सरदार पटेल का कहना था कि बदलते वक्त के साथ हमें अपनी सामाजिक मान्यताएं भी बदलनी चाहिए, न कि कुएं के मेंढक की तरह पुरानी व्यवस्था में फंसे रहना चाहिए। आज वक्त फिर से बदला है। आज ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल मोबिलाइजेशन के ज़माने में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है गरीबी से। गरीबी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई रंग होता है। तो क्या कुछ लोग जीवन की स्पर्धा में सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाए कि वो गरीब है? जनवरी 2019 में भारत सरकार ने लिया एक क्रांतिकारी निर्णय, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का, बिना किसी और का हक काटे। इसमें आपकी और मेरी क्या भागीदारी होगी, और इस विषय में क्या सोचते हैं भारत के लोग? हालांकि मैं इस कैटेगरी में नहीं आ पाता, लेकिन स्टिल मैं इस चीज़ से खुश हूँ। मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, सारी जात पात तोड़ के सिर्फ इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए। वही एक चीज़ है जो कि समाज को अपलिफ्ट कर सकती है।
हर आदमी का, हर भारतीय का एक हक है कि अगर वो भारत में रहता है तो भारत में मिलने वाले सभी अधिकार उसको भी बराबर रूप से मिलने चाहिए। मैं इसका समर्थन करती हूँ। ये बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। ये जो समाज में समरसता, समानता का जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। जो आर्थिक रूप से थोड़े वीक है उनको फायदा मिलता है इस चीज़ का, तो अच्छी बात है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है और जिस तरह से पुराने घरों में निरंतर सफाई की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उसमें जाले लग सकते हैं, उनमें दरारें पड़ सकती हैं, ठीक उसी तरह से हमारे समाज को भी सफाई और मरम्मत की ज़रूरत है। हम पूरी तरह से कामयाब कब होंगे ये तो हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन उस राह पर हम दृढ़ता के साथ चल रहे हैं, ये पक्की बात है। आज हमारे यहाँ आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तरक्की कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर उच्च स्थान पर इनकी मौजूदगी है। महिलाएं आज भारत का नाम रोशन कर रही हैं। दिव्यांगों के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और LGBT कम्युनिटी को न सिर्फ अपने अधिकार मिले हैं, बल्कि समाज में उनका समन्वय हो रहा है। भारत में पुनर्निर्माण का यज्ञ शुरू हो चुका है और हमारे धर्म में हमारी ये आस्था ही तो है जो हमें विश्वास दिलाती है कि भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। तो ये थी भारत में सामाजिक न्याय की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।